हेलो क्लास 11th। और क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू किया था कल मैंने आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल मैंने आपको बताया था कार्बन के नेचर के बारे में कि कार्बन का नेचर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो कार्बन नेचर कार्य करता है, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कार्बन का व्यवहार, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए, कौन सा शेप होता है, उसके बारे में मैंने आपसे बात किया था कल कार्बन के लिए। और आज मैं उसी के आगे की आपसे बात करने जा रहा हूँ। कल मैंने मुख्य रूप से आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कहाँ से आया और क्यों पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था। ठीक है, आज अपन लोग उसके आगे की बातों को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने जाते जाते हाइब्रिडेशन का बात किया था, तो आज मैं शुरुआत भी आपका हाइड्रोजन से करता हूँ। मान लीजिए आपको कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक कंपाउंड सपोज ये दिया हुआ है और आपसे कहे बताइए कि प्रत्येक कार्बन पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इसमें प्रत्येक कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो कैसे करें इसको ध्यान दीजिए आप। देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड चल रहा है, 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक इधर लगा है सिंगल बॉन्डेड, तो ये कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और कहा जाए तो कैसा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात कीजिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा क्योंकि दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा हुआ है। ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्डेड है, और सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। ये वाला फिर से आपका sp3 हो गया क्योंकि दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड आ गया। ये वाला sp है और ये वाला sp है। इस तरीके से हम लोग कार्बन चेन में प्रेजेंट प्रत्येक कार्बन पे हम लोग हाइब्रिडेशन बताते हैं। आप दो प्रकार से बता सकते हो, या तो सिंगल और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बता सकते हो आप, या दूसरा तरीका है बताने का कि आप ये चेक करिए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर, इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, केवल सीधे सीधे आप ये चेक कर लीजिए कि आप कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपसे कहा था कि कार्बन की चेन बनाना आपको आना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग कार्बन की चेन बनाते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस चेन नहीं बना पाओगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक में। इसलिए मैंने कहा था बैलेंस चेन बनाना आना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप किस प्रकार से लिखोगे, आज हम लोगों ने उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, जैसे देखिए एक होता है स्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप ऐसे लिखते चले गए और विस्तार से लिख दीजिए आप इसको। हर तरफ आपने जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसके आगे फिर मैंने इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दिया और मैंने इस तरीके से आपको एक संरचना दिखा दी। ठीक है, कहने को प्रोपेन है, 3 कार्बन का चेन है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ये है पूरा स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपको सब कुछ बता सकता है कि यौगिक का ज्योमेट्री कौन सा है, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है वो भी आपको बता देगा। लेकिन इसको कहा जाए कंडेंस स्ट्रक्चर, कि आप क्लोज कैसे कर दोगे इसको। तो कल मैंने आपको बताया भी था, देखिए आप इसको अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये कैसा हो गया, ये क्लोज हो गया। क्लोज स्ट्रक्चर ये नहीं बता पाता कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बट इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये आपका, नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका, ये आपको बता देगा कि वास्तव में वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है बात, तो हम इस तरीके से भी दिखाते हैं और इस तरीके से भी दिखाते हैं। तीसरा, हम लोग लाइन के द्वारा भी शो करते हैं स्ट्रक्चर्स को, हम लोग लाइन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। लाइन के द्वारा कैसे शो करते हैं ध्यान दीजिए। सपोज इसी 3 कार्बन की चेन मुझे दिखाना होता तो मैंने ऐसे लिख दिया, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, इसको हम लोग लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइन स्ट्रक्चर, जब बहुत ज़्यादा लंबे कंपाउंड हो जाते हैं तो उनको लिखने से हम लोग ऐसे ऐसे कर दिए, देखो 1 2 3 4 5, देखा यार जरा सी जगह में आपका पेंटेन बन गया। तो लाइन स्ट्रक्चर हम लोग तब किया जाता है जब हम लोग बहुत बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हो। नॉर्मली हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, और जब अगर देखा जाए कि वास्तव में मैकेनिज्म क्या चल रही है, रिएक्शन कैसे करानी है, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर का। ठीक है बात, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात,
अगर आप किसी स्ट्रक्चर को 3D में दिखाना चाहते हो, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, यदि आप चाहते हो किसी स्ट्रक्चर को 3D में दिखाया जाए, 3D में कैसे दिखाते हैं, देखिए मैं अगर आपसे मीथेन की बात करूँ तो मीथेन का हम लोग नॉर्मली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। ये मीथेन का ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइज में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्रा sp3 होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही अपने में टिपिकल है और ये 3D स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है लेकिन ये कैसा है, 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, 3 डायरेक्शन यानी 3 डायमेंशनल ये काम कर रहा होगा। अब इसको हम लोग जो स्ट्रक्चर दिखाएंगे, आप बुक में कॉपी पे जब दिखाओगे तो आप 2 ही डायमेंशनल दिखा सकते हो, 3D आप कैसे दिखा सकते हो। इसका 3D स्ट्रक्चर मैं कैसे दिखाऊँ आपको, अभी एक मिनट रुकिए आप। अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखाऊंगा, इसका देखो 1 2 ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है। अब ये मैंने पीछे लगा दिया इसके, ये मैंने इस तरीके से लगाया और एक इसके यहाँ पे जस्ट ऊपर होगा इस तरह। तो ये जो है ये आपको दिखाई नहीं दे सकता, अगर आप सामने से देखो तो ये दिखाई नहीं देगा। ये और ये दोनों प्लेन में होंगे, ये आप जस्ट दिखा सकते हैं। और चौथा चल रहा होगा वो चौथा वाला भी क्या होगा, प्लेन से ऊपर चल रहा होगा, तो वो भी आप इस तरीके से नहीं बता पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाना हो तो 3D स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डैश एंड बेज सिस्टम से। डैश एंड बेज सिस्टम से कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये कार्बन चल रहा है ये वाला, ओके, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने ये लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने ये 2 वो हाइड्रोजन जो प्लेन में चल रहे हैं, जो प्लेन में चल रहे हैं, और जो प्लेन में चल रहे होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं, उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अब हम बनाएंगे एक ऐसा हाइड्रोजन जो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, यानी बोर्ड से ऊपर की ओर आ रहा होगा, और एक ऐसा हाइड्रोजन दिखाएंगे जो बोर्ड में अंदर की ओर जा रहा होगा, 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो अंदर की ओर जा रहा होता है उसको हम लोग डैश से दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट ये वाला हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, कैसे, ऐसे करके इस तरीके से दिखा चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने H बना दिया। और इसको मैं दिखाता हूँ एक बिल्कुल डार्क लाइन टाइप का, ट्राइंगल टाइप का बना दूंगा इस तरीके से मैं, और यहाँ पे मैं आपको H अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए। ये जो मैंने H दिखाया ये बोर्ड के ऊपर जा रहा है, ये वाला जो H है ये बोर्ड के अंदर है, और ये दोनों प्लेन में चल रहे हैं। इसको हम लोग डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैश, क्योंकि डैश से बन रहा है आपका डैश है। और डैश हमेशा क्या होता है, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो मैं कौन हूं, मैं इसको देखने वाला हो गया, मैं दर्शक हो गया यहाँ पे। तो जो अंदर की ओर जा रहा होगा, दर्शक से दूर जा रहा होगा, उसको डैश के रूप में दिखाते हैं। और जो आपकी ओर आ रहा होगा, ये वाला बाहर की ओर आ रहा है, ये मेरी ओर आ रहा है, तो जो आपकी ओर आ रहा होगा उसको हम लोग वेज बोलते हैं। इसी पद्धति को हम लोग डैश एंड बैच पद्धति कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप लोग मैकेनिकल वगैरह पढ़ रहे होते हो, तब इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि डैश का मतलब क्या चल रहा है, वो अंदर को जा रहा है, और बैच का मतलब वही हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो कौन कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये डैश और बैच सिस्टम के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बात आगे ध्यान देते हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनिए आप। अब मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की आप लोग कोशिश करें। अब मैं शुरू करता हूँ आपका सीधा कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करते चलना। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कार्बनिक यौगिक लिख लीजिए। ठीक, इसको हम लोग 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइप। ठीक है, पहला टाइप कौन सा बना दिया मैंने, ये बना दिया ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन, या इसको कह सकते हैं हम लोग एसाइक्लिक, ओपन चेन बोल दीजिए, या इसको एसाइक्लिक कह दीजिए। दूसरा वाला बना दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन कह दीजिए, दिख रहा है ना, हाँ क्लोज चेन, या इसका दूसरा नाम बना सकते हो आप क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन या एसाइक्लिक कह दीजिए इसको, उसे हम लोग कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। आप चार्ट को भी बनाते चलना साथ के साथ। ठीक है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। यही टॉपिक है हमारा आज का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आज हम लोग उसी के बारे में सारी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ओपन चेन, क्या है क्लोज चेन, में बात करूंगा आपसे।
इस ओपन चेन को हम लोगों ने दोबारा से दो भागों में बांट रखा है। एक हम लोगों ने कर दिया ब्रांच, यानी शाखित चेन होगी, और एक को हम लोगों ने क्या कह दिया, अनब्रांच, यानी जो शाखित नहीं होगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा, रिलैक्स रहिए आप। क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। क्लोज चेन दो भागों में बढ़ जाती है। चेन क्लोज वाली दो भागों में, एक को कहते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक और एक को कहते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। एक को होमोसाइक्लिक कह दिया हम लोगों ने, एक को हेट्रोसाइक्लिक कह दिया। मतलब मैं आपको सबके क्लियर करूंगा कि इसके मतलब क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब इस होमोसाइक्लिक को आप दोबारा बांट दीजिए। इसको कहते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक और एक को कह देते हैं हम लोग एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेट्रो वाले की बात करूं तो हेट्रो वाले में भी दो बन सकते हैं आपके। हेट्रो वाला क्या है, विषम चक्रीय कहते हैं इसको। विषम चक्रीय में एक आपके हो सकते हैं, विषम चक्रीय में एक हो सकते हैं आपके एरोमेटिक और एक को आप कह सकते हो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, विषम चक्रीय एक को एरोमेटिक कह सकते हैं हम लोग, एक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक। तो दो प्रकार के हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती है आपको, आप बना सकते हो आराम से, रिलैक्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की कहानी कि इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है बात, तो ये मैंने आपको बना दिया। अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या क्या है आपकी समझ में आएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं हम लोग इसको, क्या है ये। ओपन चेन का मतलब क्या है समझिए आप इसको। आप कार्बन का सीधा चेन बनाते चले जाइए, ये ओपन चेन कहलाता है। ओपन चेन सीधा सीधा आप कार्बन का सीधा सीधा चेन बना दिए, ओपन चेन बन जाता है। हाइड्रोजन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो चलते हैं ये सब आपके ओपन चेन कहलाते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, ओपन चेन के लिए एक बहुत शानदार वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, एलिफैटिक। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। एलिफैटिक भी कहा जाता है ओपन चेन के लिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कंपेरिजन किया गया किसके साथ, वसीय एसिड के साथ में, फैटी एसिड के साथ में। फैटी एसिड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलिफैटोस। तो एलिफैटोस से निकला वो वर्ड है एलिफैटिक। ठीक है, ओपन चेन के लिए हम लोग एलिफैटिक वर्ड का यूज़ करते हैं, आप इसको याद रखिए। आगे बात करें, अब देखिए उधर आई क्लोज चेन। तो इसी 5 की चेन को मैं बंद कर दूं, अगर इसी 5 की चेन को मैं बंद कर दूं, बंद कैसे कर दूं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की मैंने बंद कर दी चेन, यानी पहले कार्बन को आखिरी कार्बन से ले जाके जोड़ दो, बंद कर दी। तो ये क्या कहलाता है, क्लोज चेन कहलाता है। ओपन चेन और क्लोज चेन, पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए आप। ओपन चेन क्या है और क्लोज चेन क्या है, इस दोनों का आप लोग क्या करिए, डिफरेंस समझ लीजिए आप। ठीक है, तो खुला श्रृंखला चल रहा होगा तो एलिफैटिक कहलाएगा, ओपन चेन वाले कहलाते हैं। बंद श्रृंखला चल रहा हो, ये आपके सामने बंद श्रृंखला है, सीधी सीधी साइक्लिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच क्या है, जब आप सीधी सीधी श्रृंखला लिख रहे हो, ऊपर नीचे कुछ और लगा हुआ नहीं है, सीधे सीधे हाइड्रोजन होंगे, तो इस प्रकार की चेन को हम लोग ब्रांच सॉरी अनब्रांच कहते हैं। CH3 CH2 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 CH3 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 आप लगातार बढ़ाते चले जाइए, तो इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। अरे यार, अनब्रांच कहते हैं इसको। अब इसी में अगर मैं कुछ ऊपर नीचे इस तरीके, मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, या कुछ और जोड़ दिया, तो ये फिर बन जाता है आपका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच एंड अनब्रांच, शाखित और अशाखित। यानी जब इसमें शाखाएं, पेड़ की शाखाएं होती है ना, तो मेन जड़ तो ये है, शाखाएं निकल गई बहुत सारी, तो उसको हम लोग कह देते हैं ब्रांच, और जिसमें शाखाएं ना हो उसको हम लोग कह देते हैं अनब्रांच। ठीक है, इसके दो पार्ट बन गए आपके। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए मैं इस पोर्शन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा मुझे जगह मिल जाए, तो मैं यहाँ से इसको हटा दे। ध्यान रखना एलिफैटिक के बहुत जरूरत पड़ेगा आपको। अब उधर आ जाइए, क्लोज को बांटा हम लोगों ने दो भागों में, एक को कह दिया हमने होमोसाइकिल, एक को कह दिया हमने हेट्रोसाइकिल। इसका क्या मतलब है, जब सारे के सारे एक ही जैसे हों, बंद श्रृंखला में सारे के सारे एक जैसे लगे तो उसको होमोसाइक्लिक कह देते हैं। जैसे आपने अभी जो बनाया था, मैं फिर से बना देता हूँ इस तरीके से, तो ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि हर जगह सेम चल रहा होगा, दो हाइड्रोजन चल रहे होंगे, कार्बन बैलेंस करके देख लीजिए आप, 4 जगह जोड़ना होता है, तो ये होमोसाइक्लिक कहलाएगा क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक जैसे लगे हुए हैं, सब जगह कार्बन लगा है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आया, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा, इट्स मीन ये होमोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एक चेन में कोई दूसरा एलिमेंट ले आऊं, मान लो मैंने ये ले आया,
ओ ले आया बीच में, अब इसको आप होमोसाइक्लिक नहीं कह सकते, इसको आप हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। यानी कार्बन के अतिरिक्त भी कोई अन्य एटम आ जाए, वैसे इसका नाम इपॉक्सी एथेन है, कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य एटम भी आ जाएगा तो फिर वो चले जाते हैं किसके अंतर्गत, हेटेरोसाइक्लिक के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक। इधर देखिए आप एलिसाइक्लिक लिखा हुआ है और एरोमेटिक लिखा हुआ है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि एलिसाइक्लिक का और एरोमेटिक का क्या मतलब चल रहा है। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान देना इस स्ट्रक्चर पे। इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ये एक ही चीज़। तो ये आपका किसके अंतर्गत है, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, बट ये एरोमेटिक है। जिसमें बेंजीन आ जाएगा वो सारे एरोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत जाता है, होमोसाइक्लिक के अंतर्गत जा रहा है। एलिसाइक्लिक में क्या हो रहा है, एलिसाइक्लिक में सीधा सीधा आपने बंद श्रृंखला बना रखी है किसी की भी, वो सारी की सारी आपकी एलिसाइक्लिक बन जाती है। लेकिन एरोमेटिक के अंतर्गत, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक के अंतर्गत जाता है, और होमोसाइक्लिक के अंतर्गत वो कंपाउंड से एरोमेटिक है जिनमें सीधा सीधा बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर भी एरोमेटिक है, मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दे रहा हूँ। ये हेटेरोसाइक्लिक में है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बढ़िया सा। मान लो यहाँ पे एन लगा हुआ हो, तो ये है तो एरोमेटिक, लेकिन ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये हेटेरोसाइक्लिक है। ये होमोसाइक्लिक नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे के सारा पोजीशन एक जैसी नहीं, बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये तो हेटेरोसाइक्लिक है, बट है किसके अंतर्गत, एरोमेटिक के अंतर्गत। इसी प्रकार यहाँ की बात करें, है तो ये एरोमेटिक, लेकिन किसके अंतर्गत जाएगा, होमोसाइक्लिक के अंतर्गत। क्योंकि सारे के सारे एक जैसे परमाणु यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है बात। नॉन एरोमेटिक के अंतर्गत कौन चले जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक हो और नॉन एरोमेटिक हो। इसका मतलब क्या है, बेंजीन नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बट हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है, कुछ भी बना दो आप, जैसे अभी मैंने ये बनाया था आपका, ये बना के तैयार किया था, इपॉक्सी एथेन कहते हैं इसको। ये हेटेरोसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक चल रहा है आपका। आ रहा है बात समझ में। इतना सा खेल होता है, इतना सा डिवाइडेशन है कंपाउंड्स का, इतने ही प्रकार के कंपाउंड्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, इतने ही प्रकार के कंपाउंड्स आप लोग पढ़ते हैं। जस्ट रिलैक्स, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा अगर समझ में नहीं भी आया तब भी कोई टेंशन वाला बात नहीं हो, इसका हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, इसके बाद बात करेंगे होमोजीनियस सीरीज़ का बात करेंगे, और फिर हम लोगों का IUPAC शुरुआत हो जाएगा। तो बेटा पहले इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।